साथियों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आपने यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दी होगी और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं हमारे जो कि अभी एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, क्योंकि आप अलग अलग विषय से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है साथियों, हिंदी साहित्य का, समाजशास्त्र का और कुछ अन्य विषयों का जो है यहाँ पर नेट जेआरएफ का 2022 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और कुछ जो एग्ज़ाम है और भी बाकी है। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पास हो गए तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं खुद की बात करूँ, मुझे भी नहीं पता था कि भैया नेट जेआरएफ होने के बाद में जो है क्या करना होता है ना। चाहे क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और इस फील्ड में मैं पहले पता नहीं था, इसलिए मुझे तो पता नहीं था ना। इसलिए बहुत सारे लोगों का हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे हों, वैसे अधिकतर लोगों को पता होगा और होना भी चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो एग्ज़ाम होती है, ये पास करने पर फिर क्या होता है, अगर आप जेआरएफ आपका अगर क्लियर हो जाता है तो साथियों फिर क्या होगा कि फिर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है तो उसमें आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेआरएफ जब क्लियर हो जाता है ना साथियों, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फिर डायरेक्ट जो है, आपको फिर डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है और डायरेक्ट ही आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नेट ही है या फिर आप कहें कि नेट भी नहीं है, सिर्फ एमए ही किया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए आपको पहले वहाँ की एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के लिए एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होती है और उसके बाद में अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो उस एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका जो है एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका, एक यानी कि आरएससी आयोजित होती है। तो पहले क्या करना होता है, पहले एग्ज़ाम देना पड़ती है और उसके बाद फिर आप क्या कर सकें, फिर इंटरव्यू देने के बाद फिर आपका जो है वहाँ पर फाइनली पीएचडी में आप एनरोल होते हो। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जेआरएफ होने से फ़ायदा ये है कि एक तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके पास जेआरएफ हैं तो एक तो आसानी से आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो और कोशिश करें आप कि जो नेक द्वारा जो ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड या ए प्लस प्लस ग्रेड जो है प्राप्त, यानी कि जो नेक द्वारा अच्छी ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लें, उसी यूनिवर्सिटी में आप क्या करें, पीएचडी करें। क्योंकि साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मायने रखती है ना, आप किस भी कॉलेज में या किसी भी आप यूनिवर्सिटी से जब जब आप पीएचडी करें तो उस दौरान ये ध्यान रखें कि नेक द्वारा उसको ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड मिली हुई हो। ठीक है, क्योंकि उससे फ़ायदा रहता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अगर आपने चलो पीएचडी में एनरोल हो गए है ना, तो उसके बाद में अगर आपका जेआरएफ है साथियों, तो आपके लिए बता दूं मैं, बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपको 31,000 तो जो मिलता ही है पर मंथ, इसके अलावा 4,960 यानी कि लगभग 5,000 के आसपास, अलग अलग सिटी के हिसाब से भी रहता है, लेकिन 5,000 के आसपास आपको क्या मिलता है साथियों, यहाँ पर एचआरए मिलता है ना, रहने के लिए जो रहता है ना साथियों, वो 5,000 के समथिंग मिलता है। और 31,000 आपकी जो मेन फेलोशिप है जेआरएफ वो मिलती है। और प्लस आप देखेंगे कि हर 3-3 महीने में आपको कंटिजेंसी का लगभग आपकी जो किताबें हैं या कह सकते हैं जो बहुत सारे जो है ना जो लगते हैं सामान, अपन कह सकते हैं स्टेशनरी का जो सामान लगता है, उसके 2,500 रुपये प्रति 3 महीने में आपको मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं साथियों कि जो आप देखेंगे 3 महीने में 2,500, यानी कि 12 महीने में आपको 10,000 वो भी मिलने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको बहुत सारा, आप देखेंगे लगभग 25 लाख रुपए का काम है जेआरएफ अगर आप कर लेते हो तो लगभग 25 लाख रुपए आपको मिलने होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पीएचडी में एनरोल होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि साथियों सिर्फ आप जेआरएफ निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है ये पैसे मिलने लग जाएंगे, नहीं। जेआरएफ निकालना तो आपका है ही सही, इसके बाद में साथियों आपको क्या करना होता है कि किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जहां आप चाहें और आपके आसपास में हो अच्छी यूनिवर्सिटी, या ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है साथियों कि कहीं कहीं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, अपन जेएनयू की बात करें, तो इन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है साथियों, तो वहाँ पर आसानी से एडमिशन नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, या आपके पास में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसको नेक द्वारा अच्छी ग्रेडिंग दी गई है तो आप वहाँ पर एडमिशन लें। ठीक है, और एडमिशन मिलने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे जिस दिन से आपका एनरोल मतलब आपको हो जाता है कि इस तारीख से आपने एडमिशन लिया है, उसके बाद में साथियों आपको उस दिन से जेआरएफ मिलना शुरू हो जाता है। अब जेआरएफ की भी एक लंबी प्रोसेस रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप जो है आज करा तो 1 महीने में आपको जेआरएफ आपके खाते में आई जाएगी, है ना। उसके लिए लंबी प्रोसेस रहती है, फिर आपको बहुत सारे फॉर्म भी भरने पड़ते हैं और है ना आपको जो खाता का डिटेल भी देना पड़ता है। तो वो कैसे क्या होता है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है साथियों, कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें प्रक्रिया चलती है। अब ये तो बात होगी साथियों कि नेट जेआरएफ क्लियर होने पर आप एक तो पीएचडी कर पाएंगे, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए साथियों आपको पता होगा आपके लिए कम से कम नेट तो आपका होना ही चाहिए। मतलब बहुत सारे आप देखेंगे स्टेट जो है निकालते हैं वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ जो है मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो नेट होना ही चाहिए। बहुत सारी ऐसे भी मतलब देखते हैं राज्य होते हैं जहाँ पर वो एमए वालों को अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इंटरव्यू के समय, जिस समय आपका इंटरव्यू होगा
है ना, वापस जब असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस समय आपका नेट तो होना ही चाहिए कम से कम। यानी कि एक बात तो क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मतलब आपके पास नेट तो होना ही चाहिए। जेआरएफ होना हो, जेआरएफ तो आपको पीएचडी करने के लिए फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आपके पास अगर नेट है साथियों, तो नेट जो है कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, और जब आपका नेट हो जाएगा साथियों तो फिर क्या करोगे आप, नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए तो आप फिर रेगुलर आपकी तैयारी बंद नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि तैयारी बंद कर देना आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है। और किसी भी स्टेट, अगर कोई भी स्टेट चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, है ना, यूपी हो, किसी भी स्टेट में या अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप फिर अगर आपके पास में नेट है तो आप उस हिस्से से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि हर एक स्टेट का या हर एक स्टेट की जो पीएससी है फिर वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक सिलेबस देती है। लेकिन साथियों आपको पता ही है कि जो आपका नेट में जो सिलेबस रहता है ना, लगभग उसके समान ही सिलेबस रहता है, कुछ चेंज रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है। ठीक है, तो आप एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं नेट के बाद में, और दूसरी बात आप एक पीएचडी कर सकते हैं, दो ऑप्शन। तो ये नेट होने के बाद ये फायदे हैं साथियों। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो मैं आपको बता दूं, जेआरएफ होने के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप ए ग्रेड की किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो साथियों आपके लिए एक बूस्टर का काम करता है जेआरएफ। क्योंकि आपके हर महीने लगभग 36-37 हज़ार रुपये साथियों आपके अगर अकाउंट में आते हैं, तो आप सोचो आपको एक काम के लिए भी अलग से, क्योंकि देखो सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। हो सकते हैं आप जो वीडियो सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि उनको दिक्कत आती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते साथियों। फिर वो क्या है कि 2-3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं, या 1-2 साल ही तैयारी कर पाते हैं। अगर आप जेआरएफ कर लेते हो साथियों, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये होने वाला है कि साथियों आपके हर महीने आप देखेंगे लगभग 36-37 हज़ार रुपये पर मंथ आपको अगर मिलेगा साथियों। तो ये जो आपको मिलेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं आप सोचो कि एक बहुत अच्छी जॉब के लायक आपको पैसा भी मिलेगा, प्लस आप पीएचडी भी कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, जैसे दूसरी जॉब में अपन क्या करते हैं, पूरा दिन देते हैं। जैसे आप सोचो 15-15, 20-20 हज़ार के लिए लोग पूरा दिन देते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और इससे भी ज़्यादा समय बिताते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर आप पीएचडी के दौरान आप देखेंगे मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे रेगुलर देना है। और कुछ लोग तो वो भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि मिनिमम 1-2 घंटे आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में देना पड़ते हैं। रिसर्च संबंधी काम हो, आपका कोर्स वर्क होता है ना, वो चीज़ें हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो लेकिन आपको समय 2-3 घंटे ही देना है, ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं, इतना भी नहीं देते हैं लोग तो, है ना। 1-2 घंटे आपको रेगुलर देना होता है, और उसके अलावा आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपनी तैयारी करें मस्त। ठीक है साथियों, तो बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, खासकर मैं कहना चाहूँगा जो यूपीएससी की कर रहा है, किसी पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप जेआरएफ कर लें, ताकि आपको साथियों आपकी पीएचडी तो होगी साथ साथ में आपको एक बूस्टर डोज मिल जाएगा। क्योंकि एक अच्छे खासे जब आपको इनकम होगी ना साथियों, तो आप तैयारी करने में आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। और क्या होता है साथियों, जब प्रेशर रहता है ना, तो हम किसी भी एग्जाम को देते हैं तो क्रैक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार इस बार तो हमको एग्जाम निकालना ही है, इस बार इस एग्जाम को फोड़ना ही है। तो उस दिक्कत में सर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई एक अच्छी खासी, क्योंकि आपको पता है पीएचडी के दौरान जेआरएफ जो होता है तो लगभग 5 साल तक हमको क्या देते हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं, एक अच्छी खासी, मतलब आप कह सकते हैं बहुत अच्छी जॉब लायक आपको स्कॉलरशिप देते हैं साथियों। तो अगर ये हो जाता है तो आपको बहुत फायदा हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप यूपीएससी या पीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका एमए हो गया है, तो आप नेट जेआरएफ जरूर करें, इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है आपको। दूसरी बात साथियों, मैं उन साथियों के लिए बता रहा हूँ जो किसी कारणवश यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम तो दिया है, लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, या हम कह सकते हैं कि या जो फेल हो गए हैं, तो वो क्या करें। तो साथियों देखो, जिनका नेट जेआरएफ हो गया है तो ऐसा नहीं कि वो अब तैयारी करना छोड़ देंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं साथियों, तैयारी तो उनको भी करना है, और जो फेल हो गए हैं तैयारी तो उनको भी करना है। तो तैयारी आपको भी करना है साथियों, और आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्या गलतियाँ रह गई, पिछली बार क्या गलतियाँ रह गई थी, उन गलतियों को अब दोहराना नहीं है। और कोशिश करें, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक वीडियो डाल रखा है मैंने कि नेट जेआरएफ मैंने कैसे क्लियर करा था कम समय में, तो आप देख लें। तो आपको क्या करना है साथियों, कम समय, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप ध्यान दें पुराने सालों के जो पेपर हैं, है ना, उनको अच्छे से आप पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 10 बुक पढ़ने की बजाय आप 1 या 2 बुक पढ़ें और उसको 10 बार पढ़ें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा साथियों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। और आप तैयारी करें, ऐसा नहीं है साथियों कि एक बार आप फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, मतलब 5वीं बार आप पास नहीं हो सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है परीक्षा होती है अपने एक प्रकार के जीवन में, तो इन परीक्षाओं को आपको पास करना होता ही है। और एक मात्र एग्जाम है साथियों, इसको एग्जाम की तरह लें, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर नहीं लें। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, तो उन कमियों में सुधार करें, है ना, और आगे बढ़ें साथियों। निश्चित रूप से आप हो जाओगे सफल। ठीक है, और सफलता जो है, एक क्या बोलते हैं कि सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर आप चाहते हो, देखो ए ग्रेड की नौकरी चाहते हो, आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो ए ग्रेड की नौकरियाँ चाहते हो, इसमें थोड़ा तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसे ही तो ज़रूरी नहीं चाहते हो सकता है किसी का लक अच्छा साथ दे तो वो उनको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन जनरली सभी लोगों को ऐसे नहीं मिलता साथियों, बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए। एक छोटी सी पंक्ति जो मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं पुनः उसको यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप जो साथी जो किसी कारणवश रह गए उनके लिए, किसी कारणवश जो नेट JRF अब की बार अगर उनको लगता है कि यार पास नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक छोटी सी जो है मैं पंक्ति कहना चाहूँगा। तो साथियों आपसे निवेदन है कि ध्यान से सुने। क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो साथी किसी कारण से इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया है ना, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो साथियों मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी हो गई देखो और सुधार करो, क्योंकि साथियों कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों मेरा पुनः आपसे निवेदन है, अगर आप पास हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, फेल होने वाले हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथियों। आप तैयारी तो उनको भी करना है, इनको भी करना है, तो तैयारी जारी रखिए आप, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको लगता है PhD से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं एक चीज़ और लाना चाहता हूँ। मैंने देखा है जो फर्स्ट पेपर है ना, उसके व्यवस्थित मतलब एक ही वीडियो में पूरा सार अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया अभी तक। किसी मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे लेकिन नहीं किया गया। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो 5-10 यूनिट जो दे रखी है ना फर्स्ट पेपर वाली, उन फर्स्ट पेपर की जो आप देखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट का तो आप करेंगे ही करेंगे, उसका भी अगर बोलेंगे देख लेंगे। बाकी मेन बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट पेपर है जो सबके लिए कॉमन है साथियों, उसमें जो हर एक यूनिट का एक बहुत महत्वपूर्ण सार जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक अच्छी समझ बनने का प्रयास मैं करना चाहूँगा साथियों। तो वो वीडियो भी जल्द मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले साथियों, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।